तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 153 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन से कई सारे कैप्टन को मार दिया होता है और उन्हें लूट कर उनके थंडरस्टॉर्म को ले लिया होता है। और अब फिर उनका प्लान होता है कि वो लोग सेंट्रल रीजन में जाके वहां से ट्रेजर्स को एक्सचेंज करे। तो अब फिर हमें सीन चेंज कर ये बताया जाता है कि लू फेंग अभी बड़े अच्छे मूड में था, लेकिन अभी लू फेंग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था और वो केयरलेस भी नहीं हो सकता था। और अब फिर हमें यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जिसमें कि स्कैनिंग इक्विपमेंट थे और वहाँ पे ये शिप उन स्टार लेवल 9 से 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर थे, जिसके कारण कोई भी एक्सप्लोरर उन्हें नहीं पकड़ सकते थे और वो आराम से जा सकते थे। लेकिन अभी उन्हें एलाइट बेस पे जाना था जो कि उनसे अभी 10,000 किलोमीटर दूर था। और लू फेंग चाहता तो आराम से सीधे उसमें जा सकता था, लेकिन अभी बीच में कई सारे एलाइट बेस के और भी ज़्यादा मेंबर्स मौजूद थे जो कि उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकते थे और इसलिए उन सबको और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहता था। और अभी के दरमियान लू फेंग को पता था कि 1 महीने और आधे महीने से उन सब के लड़ने के कारण कई लोगों की टीम मारे भी गए हैं और कई लोग थक के हार कर बैठे हुए हैं और यहाँ पे कई तो सेंट्रल रीजन में वापस जा रहे हैं ताकि वो लोग खुद को रिकवर कर सके। इसलिए लू फेंग को उन सब से छिप के आराम से जाना होगा। और यहाँ पे अगर उन्होंने किसी को भी ढूंढ लिया कि यहाँ पर एक छोटी टीम जा रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग मारे जाएंगे। और फिर इसके बाद लू फेंग उन सबको अपना सारा प्लान कम्युनिकेट मेंटली कर रहा होता है और यहाँ पे इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं और लू फेंग, होंग, थंडरगॉड और ऑगर प्लान किए गए रूट पे ही निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे वो लोग किसी भी खतरे का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जितने भी एलाइट बेस होते हैं उन सबको छोड़कर आगे निकल रहे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 10,000 किलोमीटर का दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के लिए ये बहुत ही कम डिस्टेंस था और वो चाहते तो बिना किसी दिक्कत के 1 घंटे में बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन इसके लिए वो इतना फास्ट जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। और अब फिर वो लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ के एआई के कारण वहाँ पे जितने भी पेट्रोल करते हुए आदमी होते हैं उन सब के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता है। और यहाँ पे वो लोग अभी 3620 किलोमीटर बेस दूर होते हैं और लू फेंग सबको अपने स्पिरिट एनर्जी से वार्निंग देते जा रहा था। और होंग, थंडरगॉड और ऑगर भी रिलैक्स नहीं कर रहे होते हैं और वो लोग ऐसे थे जैसा कि अभी मौत के किनारे पे खड़ा हो। अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो वो लोग मारे जा सकते थे। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो फिर आगे जाके 2110 किलोमीटर पास आ जाते हैं और ऐसे ही करते करते 800 किलोमीटर पास आते हैं और वो लोग बड़े आराम से चल रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते थोड़ी ही देर बाद लू फेंग अपने एलाइट बेस के पास आ जाता है और लू फेंग ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अभी थोड़ा सा शांत होता है। अब यहाँ पे लगभग 3 घंटे लग गए थे यहाँ पे आने के लिए और वो लोग यहाँ पे आ चुके थे। अब लू फेंग की टीम वहाँ पे जैसे ही आती है वहाँ पे रुकने का ऑर्डर मिलता है और वहाँ पे अभी सिक्योरिटी कैप्टन आता है जो बेस के बाहर चिल्लाते हुए कहता है कि रुको। और वहाँ पे टोटल 1000 पीपल होते हैं जो कि लू फेंग को घेर लेते हैं और वो कैप्टन लू फेंग के टीम की तरफ घूरते हुए देखता है। तो ये देखकर लू फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग लॉर्ड मिंग्यू के अंदर आते हैं फ्रॉम 3x माउंटेन से। अब ये सुनकर कहता है कि रुको। और फिर वो कैप्टन अपने क्वांटम कंप्यूटर में देखता है और वो देखता है कि हाँ ये चारों लॉर्ड मिंग्यू के अंदर ही आते हैं और ये देखकर कैप्टन उन सबको अंदर जाने को बोलता है। अब यहाँ पे लू फेंग की टीम आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन अभी के दरमियान वो कैप्टन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये बंदे 3x माउंटेन से हैं, अगर ये लोग एलाइट बेस में नहीं मिलते तो मैं इनसे मारकर अपने भाई लोग का बदला जरूर ले लेता। और यहाँ पे वो कैप्टन भी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को शो कर रहा होता है। अब लू फेंग और उसकी टीम आराम से बेस में चलकर जा रही होती है, लेकिन उन्हें भी उसके किलिंग इंटेंट का महसूस हो जाता है और थंडरगॉड भी कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लास्ट बार जब हम यहाँ पे आए थे तो सारे लोगों ने हमें जाना था और मैं भाई की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया है
जो कि ये इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट और नफरत को दिखा रहा है। तो लू फेंग कहता है कि अभी यहाँ पे इनके कई सारे भाई लोग मारे गए हैं, जिसके कारण ये सारे गुस्से हैं और अभी ये सबको मारना चाहते हैं। और लास्ट टाइम हम सब यहाँ पे आए थे तो ये सारे खुश थे क्योंकि उनके यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इस एक महीने के अंतर्गत इनके कई सारे आदमी मारे गए हैं, जिनमें से इनके कई सारे भाई और बहन भी होंगे, जिसके कारण ये इतने ज्यादा गुस्सा है। अब फिर इसके बाद लू फेंग और उसकी टीम 3x माउंटेन के साइड में आ चुकी होती है और उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें किसी ने डिस्कवर कर लिया होता है। अब यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता जो कि लू फेंग और उसकी टीम को देख लिए होते हैं और वो अपने कैप्टन से कहते हैं कि वहाँ पे वो चारों आ गए, लेकिन यहाँ पे अभी एक बंदा मिस है। लेकिन ये देखकर कहता है कि इससे क्या हुआ, जल्दी से जाओ और मैजेस्टी को इसके बारे में रिपोर्ट करो। और वो बंदा कहता है ठीक है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे वो बंदे अपने प्रिंस को इन सब के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जा रहे होते हैं और अब फिर हमें सीन चेंज कर सेक्रेड लैंड ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के साइड में एक लार्ज टेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे नाइन्थ प्रिंस ब्रोलिन बड़े आराम से कुर्सी पे बैठकर अपने चाय का आनंद ले रहे थे। और यहाँ पे तभी एक आदमी दौड़ते हुए बाहर से हाथ और अपने घुटनों पे झुक के कहता है कि योर मैजेस्टी। तो ये देखकर ब्रोलिन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कैमलेट क्या हुआ। तो वो कहता है कि योर मैजेस्टी, हमने सर्विलेंस टीम से हमें उन चारों आदमियों के बारे में पता चला। हम लोगों ने उसके एक बंदे को तो मार दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी उन पांचों में से 4 बंदा भाग चुके थे और यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं और अभी के दरमियान वो सब जिंदा है। अब ब्रोलिन ये सुनकर याद करता है और उसे याद आता है कि हाँ यूनिवर्सलशिप और ये सब के बारे में याद आता है और कहता है कि हाँ। अब यहाँ पे ब्रोलिन इन सारे इंसिडेंट को छोटा समझ रहा होता है क्योंकि उसने इस 1.5 महीने के पीरियड में अपने कई सारे स्ट्रेंथ को खो दिया होता है, जिसके कारण लू फेंग का टीम इसके लिए ज्यादा मतलब नहीं रखता था। अब फिर ब्रोलिन उन सब से कह देता है कि उस पे नजर बनाए रखो और वो बॉडीगार्ड भी वहां से हाँ करके निकल जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 3x माउंटेन फैक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड के जितने भी बंदे होते हैं वो शायद 3x माउंटेन में गैदर होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और लू फेंग और उसकी टीम वहीं पे फैक्शन में मौजूद होती है। और अब फिर वहाँ पे ऑगो अपने स्पिरिट एनर्जी से कम्युनिकेट कर और वो कहता है कि मास्टर, हमें लास्ट बार उस 9 प्रिंस ने मारने की कोशिश की थी और शायद इस बार वो लोग हमें पहचान गए होंगे, इसलिए हमें डर है कि हम लोग डिस्कवर हो चुके होंगे। तो लू फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो कहता है कि फिर भी क्या होता है अगर उन्होंने हमें पहचान लिया हो। वैसे भी हम लोग अभी एलाइट बेस में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मार सकता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही रूल बना हुआ था। अब यहाँ पे लू फेंग ये कहता है कि हमें कैसे भी करके जिंदा रहना है। अगर हम लोगों ने ट्रेजर को एक्सचेंज भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें सेफली इस वर्ल्ड विटिन वर्ल्ड को छोड़ के थंडरवर्ल्ड के एग्जिट में बाहर जाना है, वो भी सेफली। और वो फिर कहता है कि मेरे अंदाजा के अनुसार यहाँ बाहर टीम मौजूद होंगी जो कि हमें मारना चाहेंगी और यहाँ पे अगर किसी को भी इन छोटी टीम के बारे में पता चला तो उन्हें मारकर उन्हें जरूर रॉब कर लेगी। और लू फेंग अभी बहुत ही क्रूएल था कि उनके पास एक बड़ी टीम होगी तभी वो इनसे बच सकते हैं। और उनके लिए अगर बात करें ब्रोलिन की तो उन्हें उसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो पूरे 3x माउंटेन फैक्शन में और वो उन सब में मिल जाएंगे और वो कैंगलिन स्टार पे फिर से वापस चल जाएंगे। अब लू फेंग यहाँ पे अकेले काम करने की बात नहीं करता है क्योंकि लू फेंग को ये पता था कि अगर लू फेंग अकेला बाहर गया तो वहाँ पे उन सबको मार दिया जाएगा और इसलिए वो इस 3x माउंटेन फैक्शन में मिलके कैंगलिन स्टार के बाहर जाना चाहता था क्योंकि जितनी बड़ी फौज होगी उतनी बड़ी ही ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, जिसके कारण उस पर कोई भी अटैक नहीं करेगा और अकेले जाने का मतलब है सुसाइड करना। और यहाँ पे लू फेंग ये भी कहता है कि वो कभी भी हम सब पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि इतने बड़े फैक्शन पे वो अपना कदम नहीं उठाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग नाम चिल्लाते हुए कोई आता है और उसे देखकर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्किनी मैन होता है जो कि एस्टॉर्डिक गोल्ड शॉर्ट हेयर मैन होता है और वो आके लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है कि लू फेंग, मैं लॉर्ड बेंडी हूँ। और यहाँ पे वो अभी 3x माउंटेन का जो कि सबसे बड़ा सेकेंड लार्ज टीम होता है उसका हेड कैप्टन होता है। अब लू फेंग उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है और यहाँ पे उसने लेवल अप कर लिया होगा
और जब लू फेंग और उसकी टीम लॉर्ड बेंडी को देखती है तो उसके सामने लू फेंग, होंग, थंडरगॉड यहाँ तक कि ऑगो भी झुकते हैं। अब यहाँ पे जब लू फेंग आया होता है तभी बवाता के सर्विलेंस कैमरा से उसने यहाँ पे स्कैन कर लिया होता है कि यहाँ पे टोटल 4,80,000 पीपल मौजूद है, जिनमें से 6 यूनिवर्सल लेवल के हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली थी कि 1.5 महीने के बाद यहाँ पे जितने ब्रूटल बैटल्स हुए हैं और मिलियन में स्टार लेवल 9 के वॉरियर के मरने के बाद ये आसान बात थी कि यहाँ पे कोई बंदा अपने यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। और यहाँ पे लगभग 6 यूनिवर्सल लेवल में आ चुके होते हैं और उन्हीं में से 2 यूनिवर्सल लेवल 3x माउंटेन फैक्शन में मौजूद थे। अब फिर लॉर्ड बेंगी लू फेंग से कहते हैं कि लॉर्ड मिंगी ने तुम सबके बारे में मेंशन किया था और फिर वो कहते हैं कि तुम तो 5 आदमी थे तो आखिर अब तुम 4 कैसे हो गए। अब यहाँ पे लॉर्ड बेंडी के बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन मौजूद था जिसके कारण वो आराम से इन सबको पहचान पा रहा था। तो लू फेंग कहता है कि हम 5 थे लेकिन हमारा एक बंदा मारा गया। तो ये सुनकर वो बेंडी कहता है कि किसने मारा। तो लू फेंग कहता है कि ये कोई और नहीं, 9 प्रिंस के अंदर का एक आदमी ने मारा था। अब लू फेंग अच्छे मूड में तो नहीं था। यहाँ पे लू फेंग अपने स्लेव को स्लेव की तरह नहीं बर्ताव करता था, वो अपने बॉडीगार्ड की तरह ट्रीट करता था, जिसके कारण टियान 9 के डेथ के कारण वो भी उदास था और वो अभी 9 प्रिंस के तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब जब बेंडी 9 प्रिंस के नाम को सुनता है तो कहता है कि ये 9 प्रिंस था, तब फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई सारे लोग हैं जो उसके हाथों मारे गए हैं। और अब फिर लॉर्ड बेंगी कहता है कि तुम लोग सर्वाइव कर गए। ये सुनकर लॉर्ड बेंगी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और फिर वो कहता है कि तुम सबको मैं एक बात बता दूं कि मैं भी लॉर्ड बेंगी के अंदर आता हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग, होंग, थंडरगॉड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता और वो लोग सोचते हैं कि 3x माउंटेन में कई सारे सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे मिंग्यू ना कोई इलाइट है और ना ही कुछ और जो कि 3x माउंटेन से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके पास 2 यूनिवर्सल लेवल फाइटर मौजूद हैं जो कि 3x माउंटेन ग्रुप के अंदर आते हैं मिंग्यू में। और फिर लू फेंग खुश होते हुए कहता है सो कैप्टन आप भी लॉर्ड मिंग्यू के अंदर आते हैं। तो लॉर्ड बेंडी कहते हैं कि हाँ मैं भी उन्हीं के अंदर आता हूँ और जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं लॉर्ड मिंग्यू से तुम सबको जरूर मिलवाऊंगा। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद बेंडी वहां से चला जाता है क्योंकि वो अभी हायर पोजीशन में था, इसलिए उसे बहुत सारा काम था जिसके कारण वो वहां से निकल जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अभी भी अपने बैटल यूनिफॉर्म को पहने हुए थे और अभी कोई भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि किसे पता कि कौन अपना मन बदल ले और एक दूसरे पे अटैक करके सबको लूट ले। और यहाँ पे लू फेंग, होंग और थंडरगॉड उस थंडर कैसल की तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग अभी भीड़ में ही मौजूद होते हैं क्योंकि वो लोग अभी के दरमियान नहीं जा सकते हैं और उन्हें कुछ प्लान बनाना होगा जिससे कि वो लोग अंदर जा सके। अब यहाँ पे लू फेंग अपने स्पिरिचुअल फोर्स से उन सब से कहता है कि बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो उस एक्सचेंज के बदले। तो थंडरगॉड कहते हैं कि मेरे लिए एक D6 ग्रेड रेल गन ले लेना और साथ में एक थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी ले लेना। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है ठीक है। और इसके बाद वो कहता है कि बिग ब्रदर तुम क्या चाहते हो। तो बिग ब्रदर कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज फायदेमंद है। और वो कहता है कि अगर वहां पे कोई लाइफ फ्रूट बचा हुआ होगा तो मेरे लिए वो ले लेना और अगर वहां पे हार्ट ऑफ स्टार्स भी कोई बचा होगा तो वो भी मेरे लिए ले लेना। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है और वो वहां से कहता है कि मैं उसे जाके जरूर खरीदूंगा। और इसके बाद लू फेंग उन दोनों से कहता है कि जितने भी थंडर स्टॉर्म बचेंगे इसके बाद मैं उन सबसे और भी ज्यादा ट्रेस खरीद लूंगा जिससे हमें बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा और जिसके बाद हम लोग अमीर हो जाएंगे। तो ये सुनकर होंग हंसते हैं और कहते हैं ठीक है। और उसके बाद वो लोग अपने डिस्कशन को करने लगते हैं कि आखिर उन्हें कैसे जाना है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग और उनके टीम को दिखाया जाता है जो कि अभी रस्ट नहीं कर रहे होते और वो आराम से साइलेंटली सबको देख रहे होते हैं और उनकी हरकतों पे नजर बनाए हुए होते हैं। और वहाँ पे ऐसे कई सारे लोग थे जो अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, लेकिन उनमें से 99% लोग ऐसे थे जो कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे थे ताकि किसी को ना पता चले कि कौन बंदा ऐसा है जिसने ट्रेजर को एक्सचेंज किया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे कई सारे बंदे होते जो कि मेनली उसी बंदे को टारगेट करते जो कि अंदर जाके ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया होता है। और अब फिर ऐसे ही रात धीरे धीरे बीतने लगती है और वहाँ पे अभी सभी लोग आराम कर रहे हो और लू फेंग अपने लॉर्ड आर्मर बैटल यूनिफॉर्म को पहने हुए होता है और अभी के दरमियान वो अंदर जाने के लिए रेडी होता है और फिर वो उसी थंडर कैसल की ओर आगे बढ़ जाता है। अब
यहाँ पे जो लोग लू फेंग और उन सब पे नजर बनाए हुए होते हैं वो उन सबको देखकर कहते हैं कि क्या वो लोग अंदर जा रहे ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किस लिए जाए, तुम जल्दी से जाओ अपने कैप्टन को इसके बारे में इन्फॉर्म करो कि वो लोग एंशिएंट कैसल की ओर निकल चुके हैं। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड निकल जाता है अपने मैजेस्टी को इन्फॉर्म करने के लिए और अब फिर लू फेंग अपने आगे निकल जाता है। और अभी के दरमियान लू फेंग भी बड़े आराम से जा रहा होता है क्योंकि अभी उसे कोई भी डर नहीं होता है और वो जब तक 3x आर्मी है तो उसे डरने की क्या ही बात थी। अब लू फेंग उस थंडर कैसल में एंटर ले लेता है और हमें सीन चेंज कर थंडर कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस एंशिएंट रूम में बहुत ही ज्यादा कोल्ड था और वहां पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हुआ था और लू फेंग वहां पे साइलेंटली खड़ा होता है और तभी लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने आया हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि रुको बच्चे, यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए आए हुए हैं और पहले मुझे उन्हें फिनिश करने दो, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग बहुत ही शॉक होता है और कहता है कि यहाँ पे और भी ज्यादा बंदे हैं जो कि यहाँ पे डील करने आए हैं। अब थोड़ी देर बाद ही वो ओल्ड मैन फिर से वहाँ आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पे वो लू फेंग उनके सामने वो करता है और वो कहता है लॉर्ड वू। और फिर इसके बाद वो कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हो है ना, तो आखिर तुम यहाँ पे फिर क्यों आए हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो लू फेंग कहता है कि एक लाइफ फ्रूट मुझे चाहिए। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुमने तो लाइफ फ्रूट एक बार एक्सचेंज कर ली है तो तुम्हें फिर से एक और चाहिए। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, लेकिन वो कहता है कि एक भी नहीं बचा है और वो कहता है कि सारे फ्रूट्स बेचे जा चुके हैं और यहाँ पे एक भी नहीं बचा हुआ है। अब ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या एक भी नहीं बचा है। तो कहता है कि हाँ, यहाँ पे ट्रेजर्स लिमिटेड है इसलिए एक भी नहीं बचा है और यहाँ पे 9 प्रिंस ग्लोरी जो कि अपने पास मिलियंस में थंडर स्टॉर्म लेके आ रहे थे उसने कई सारे ट्रेजर्स को ले लिए थे। तो फिर इसके बाद लू फेंग कहता है कि तो फिर मैं हार्ट ऑफ स्टार को एक्सचेंज करूंगा। तो फिर से वो ओल्ड मैन कहता है कि वो भी नहीं है। तो ये सुनकर कहता है कि नहीं है, लेकिन फिर से वो कहता है कि क्या यहाँ पे D6 ग्रेट रेल गन यहाँ पे मौजूद है। लू फेंग अभी उस ओल्ड मैन पे घूर के देख रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग को लगता था कि D6 रेल गन किसी भी सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड बंदे के लिए यूजफुल नहीं था और इसलिए यहाँ पे उसके एक्सचेंज के चांसेस बहुत ही कम होंगे, इसलिए वो इसके बारे में पूछता है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि अब यहाँ पे पहले ही दिन किसी पर्सन ने आके उन तीनों D6 ग्रेट रेल गन्स को ले लिया होता है। अब ये सुनकर लू फेंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा हुआ है। और लू फेंग उनसे पूछता है कि तो आखिर लॉर्ड वू यहाँ पे कौन कौन से ट्रेजर्स मौजूद हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ पे टोटल 63 ट्रेजर्स मौजूद है। और उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम अच्छे बंदे हो और अगर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर उसके बाद वो उसके सामने एक ट्रेजर्स का स्क्रीन ले आते हैं जिसके सामने वो सारे ट्रेजर्स लिखे होते हैं जो कि बचे हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नंबर 1 पे बैंक अकाउंट होता है जिसमें 3 स्टॉक होते हैं और एक भी नहीं बचा होता है और दूसरे में मास्टर बैंक अकाउंट जिसमें भी एक भी नहीं बचा होता है और फिर तीसरे में डोमेन लॉर्ड लेवल ब्लड लाइन इवोल्यूशन पोशन जिसमें एक बचा हुआ होता है और फिर नंबर 18 थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट 6 मैनुअल इन ए सेट जिसमें 5 बची हुई होती है और फिर नंबर 16 लेवल 5 जेनेटिक एनर्जी वेपन फायर विल जिसमें एक भी नहीं बची होती है। अब ये सब देखकर लू फेंग एक लंबी सांसें भरता है और वो कहता है कि यहाँ तो कोई भी कुछ ही बचा ही नहीं है। और फिर इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तो तुम क्या लेना चाहते हो। अब ये देखकर लू फेंग भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसे देखकर बबाता गुस्से में कहती है कि स्टूपिड, आखिर तुम कंफ्यूज किस बात की हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे हार्ट ऑफ स्टार्स लेने के लिए आया था लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो बबाता कहती है कि यहाँ पे उन सब के ना होने की काइंड क्या होता है, ये यूनिवर्स में मौजूद है, तुम इसे ले सकते हो और जब तक तुम्हारे पास पैसा और प्रॉपर कनेक्शन होगा तुम इन्हें आराम से खरीद सकते हो। इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और तुम्हें वो सब लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल सके और इसको बाद में तुम बेच के उन सभी यूनिवर्स से उन सारी चीजों को खरीद सकते हो। अब ये सुनकर लू फेंग भी हंसता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर सिंपल ये है कि यहाँ के ट्रेजर्स को खरीद कर बाहर बेचा जाए जिसके बाद लू फेंग को पैसे मिलेंगे और इसके बाद लू फेंग उन सारे ट्रेजर्स को खरीद कर उन सबको यूज कर सकता है। अब हालांकि यहाँ पे खत्म हो चुके थे लेकिन यूनिवर्स में ये सारे ट्रेजर्स मौजूद थे और इसके बाद बबाता लू फेंग को वो सारी चीजें बता देती है जो कि लू फेंग को खरीदना चाहिए और उसे
फायदा मिल सकता है। और उसके बाद लू फेंग उन सारे को परचेज करने लगता है और बोलता है कि ये और मुझे सब कुछ दे दो। अब यहाँ पे लू फेंग रिच था, जिसके कारण वो सारे थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट को भी ले लेता है। अब इसके बाद ये सब सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स की मदद से ही खरीदे जा सकते हैं। और यहाँ पे लू फेंग के पास शायद इतने ज्यादा थंडर स्टॉर्म नहीं होते होंगे, और यहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता है कि लू फेंग के पास इतने भी हो सकते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन लू फेंग की तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलता है कि बच्चे, इसका टोटल प्राइस 9.02 मिलियन थंडर स्टॉर्म होता है। अब यहाँ पे उसे लगा था कि ब्रॉलिन, जिसके पास अपनी खुद की आर्मी है, वो भी बड़ी मुश्किल से इतने ज्यादा को एक्सचेंज कर पाता था, तो आखिर लू फेंग के पास इतनी ज्यादा कैसे होगी। लेकिन लू फेंग अपने स्पेशल स्टोरेज रिंग को देता है, जहाँ पे वो लॉर्ड वू को 9.02 मिलियन थंडर स्टॉर्म देता है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चेक करता है और कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे तुम और भी ज्यादा सरप्राइज पे सरप्राइज करते जा रहे हो। अब यहाँ पे तुम्हारी अथॉरिटी तो नहीं है इस अलायंस में, लेकिन फिर भी तुमने 10 मिलियन से ज्यादा का एक्सचेंज कर लिया है। तो ये सुनकर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये सिर्फ लक पे था। तो ओल्ड मैन कहता है कि लक, ये भी कोई आसान बात नहीं है, जिसके पास लक होता है वही अपने आप को और भी लेवल अप कर सकता है। और अब फिर वो अपने हाथों से सारे उस ट्रेजर्स को दे देता है, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद होती है। उसमें 5 स्टेज जेनेटिक वेपन से लेके स्पिरिचुअल वेपन्स तक होती है, और उसमें कई सारे इनकार्विंग्स भी किए होते हैं, और उसकी ऑरा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जिसको लू फेंग भी महसूस कर पा रहा होता है। और उसकी हर एक ट्रेजर्स बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, और यहाँ पे अगर किसी एक भी ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया जाए तो वो लगभग 10,000 लाइफ प्लैनेट जितनी थी, और अगर बात की जाए दूसरों की तो वो 1 लाख लिविंग प्लैनेट्स के भी बराबर हो सकती थी। और ये इतना था कि अगर इन सारे ट्रेजर्स को मिला दिया जाए तो ये गैलेक्सी के भी प्राइस से ज़्यादा थी, और वो इतना था कि कोई भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे से भी ये ज़्यादा पैसा वाला था। यहाँ पे लू फेंग भी इन सबको देखकर शॉक हो जाता है, और वो इसका अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये कितना ज़्यादा था। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन उन सारी चीज़ों को एक स्पेशल रिंग में रख देता है, और वो उस स्पेशल रिंग को लू फेंग को दे देता है। और यहाँ पे लू फेंग ये लेकर उन सबको चेक करता है, और यहाँ पे फिर पूछता है कि आखिर उन 5 थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल का क्या होगा। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि वो 5 थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स उन 5 मिनी कंप्यूटर में स्टोर है, तुम उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लू फेंग उसको ग्रीट कर देता है और कहता है कि थैंक यू लॉर्ड वू, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होगा जब लू फेंग उन साइड ट्रेस को लेकर बाहर निकलता है, क्योंकि ब्रॉलिन के जासूस लू फेंग पे नजर बनाए रखे थे। और जब लू फेंग निकलेगा तो देखते हैं उसके साथ क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।